जय हिंद एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बहुत ही खास टॉपिक है। क्वेश्चंस काफी आते हैं आपके एग्जाम में इससे। द टॉपिक इज वैदिक एज। वेदों को पढ़ना होगा हमें। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को किया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वैदिक एज। जैसे हमने जाना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं ब्रोंज एज, वैसे ही हम वैदिक एज को क्या कहते हैं? आयरन एज। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो कि हम इसको आयरन एज भी कहते हैं, वैदिक काल को जिसमें आयरन की डिस्कवरी की गई थी। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पूरा वैदिक काल है उसको हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक आपका अर्ली वैदिक है, एक आपका लेटर वैदिक है। ठीक है, एक अर्ली स्टेज पे था और एक लेटर स्टेज पे था। कहा जाता है कि देखो वेदों के ऊपर ना हमारी भारत में काफी स्टोरीज हैं। मैं आपको ना पहले एक थ्योरी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है। कहा जाता है कि जो इंडस वैली के लोग थे, जो सभ्यता थी, वो क्या हो गया था, वो डिक्लाइन हो गई थी, है ना। उसी के बाद तो आपका ये वैदिक एज आया। तो ये डिक्लाइन जब हुआ था तो डिक्लाइन के रीजंस कहा जाते हैं कि भारत में या तो कुछ नेचुरल एक्टिविटी हुई होगी, लाइक भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड, या कुछ ऐसा हुआ, कोई बीमारी आ गई, या फिर कोई थ्योरीज हैं यहाँ पे किसकी, फॉरेन इन्वेशन की, कि भारत में आर्यंस आ गए, कि भारत में एक फॉरेन पावर आ गई, इसको आर्यंस कहा गया। तो आर्यंस के ऊपर अलग अलग थ्योरीज है कि जैसे कि मैक्स मुलर की थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सरस्वती जी कहते हैं कि वो तिब्बत से आए थे। विलियम जॉन्स कहते हैं कि वो यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल से आए थे। और अविनाश चंद्र कहते हैं वो सप्त सिंधव रीजन से आए थे। तो सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं। अगर मैं कहूँ द मोस्ट एक्सेप्टेड, पूछ सकता है आपसे, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर की है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, आर्यंस। और आर्यंस को क्या कहा जाता था? सेमी नोमैटिक, सेमी नोमैटिक पीपल, सेमी नोमैटिक पीपल मतलब घुमंतू, घुमंतू ट्राइब थी ये, घुमंतू ट्राइब के लोग थे। कभी खाने की तलाश में, कभी जगह की तलाश में, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भटकते रहते थे। ठीक है, तो आर्यंस आए भारत में और इन्होंने क्या किया, इंडस वैली के लोगों को माइग्रेट कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके बाद इन्हीं के समय क्या लिखे गए, भारत में वेद लिखे गए। तो यहीं से हम स्टोरी स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, तो आर्यंस ने ही वेद लिखे हैं, हमारे आर्यंस के समय ही वेद लिखे गए हैं आपके। तो हमने क्या किया है, वेदों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक अर्ली और एक लेटर। फर्क क्या है? अर्ली का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी तो अभी यहाँ पे चलो जिक्र है नहीं। इसको बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। ठीक है, बीसीई भी कहते हैं, बीसी भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर कॉमन एरा। तो ये टाइम पीरियड था अर्ली का और ये टाइम पीरियड था लेटर का। फर्क क्या है कि इस अर्ली के अंदर हमारा एक वेद लिखा गया था, कौन सा? ऋग्वेद। और लेटर में हमारे बाकी तीन वेद जो है, साम, यजुर, अथर, वो लेटर में लिखे गए थे। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, वैदिक एज को। आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा। तो कहा जाता था कि जो आर्यंस थे ना, जो आर्यंस थे, जो ट्राइब आई थी बाहर से, जो जिसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसको हमने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया है, वो कौन सी थी? मैक्स मुलर की। तो उनके मुताबिक वो सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना। तो जहां वो रहते थे हमारे इंडिया में, उस रीजन को क्या कहते थे, जो ऊपर लिखा हुआ आपका सप्त सिंधु रीजन, जहाँ पे वो लिव करते थे, मतलब जहाँ पे वो रहते थे। आपसे कोई पूछे कि आर्यंस कहाँ रहते थे, उनका घर कहाँ था, उनका बसेरा कहाँ था, तो आप क्या कहोगे? सप्त सिंधु रीजन या सप्त संधव प्रदेश। ठीक है, मतलब जहां पे इसकी मतलब क्या हुआ? द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स।
इसका मतलब क्या हुआ, सब सिंधु का मतलब क्या हुआ, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, जहाँ पे सात नदियों का संगम है, जब सात नदियां बहती हैं। तो सेवन रिवर्स कौन सी थी जहाँ पे ये रहा करते थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली कौन सी, सिंधु, जिसको हम इंडस भी कहते हैं। दूसरी सरस्वती है, और पांच आपकी नीचे हैं, जो कि ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस की। ठीक है, तो इंडस रिवर, सरस्वती रिवर, और पांच उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये सात नदियों की जहां बहती थी ना, उस रीजन में ही रहा करते थे। तो ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो आप आज देखते हो, क्या एक्चुअली में नाम इनका यही था? नहीं। इनका नाम, अगर हम वेद देखेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद में 10वें मंडल में जाएंगे, तो इनका नाम क्या है, एंशियंट नेम कुछ और है। जैसे पूछे आपसे झेलम का, तो आपका आंसर क्या होगा, वितास्ता या विस्तरा। ठीक है। चिनाब का क्या होगा, अस्किनी। रावी का क्या होगा, पुरुषनी। सतलुज का, पहले ब्यास का, विपाशा। ये ब्यास पहले आएगा, सतलुज बाद में आएगा, ठीक है, रेंज फॉर्म में है ये, ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। और सतलुज, शतुद्री। तो ये सब क्या है, ये सब है एंशियंट नेम, प्राचीन नाम, एंशियंट नेम्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये एंशियंट नेम मैं आपको लिखवाए हैं। और उसको पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था, ये, और आज क्या कहा जाता है, इन सब रिवर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। पहले विदास्ता कहते थे, अब झेलम कहते हैं। ठीक है, तो पहले अस्किनी था, अब चेनाब है, तो ये सब चीजें, और विदास्ता नाम से एक महोत्सव भी सेलिब्रेट होता है। महोत्सव, फेस्टिवल, नियर द झेलम रिवर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि सब सिंधु रीजन क्या था, जहाँ पे ये रहा करते थे। ठीक है, जहाँ पे आर्यस रहा करते थे, और जहाँ पे सात नदियां बहती थी, सात नदियां कौन सी आपको पता है। ठीक है, और सरस्वती को क्या कहा गया है, मदर ऑफ रिवर्स, सब नदियों की माँ कहा गया है इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है हमारा वैदिक लिटरेचर। अब वेदास तो हमको पता है क्या होते हैं, जहां से हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण्स का मतलब आप क्या कह सकते हो, रिचुअल्स जो किए जाते थे, और सेक्रीफाइस आप कह सकते हो। आरंक्यास क्या होते हैं आपके, कि जो भी रिचुअल्स और सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, तो आपको कहाँ करने हैं, फॉरेस्ट में जाके, जंगल में जाके, कॉमन लोगों के बीच में आप नहीं कर सकते वो चीज, कॉमन पीपल के सामने आप उस चीज को नहीं कर सकते। आपको दूर जंगलों में जाके वो रिचुअल सेक्रीफाइस तपस्या करनी पड़ेगी। और उपनिषद, हर वेदों के लास्ट में, हर वेदों के लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, उपनिषद। और टोटल उपनिषद कितने हमारे, 108 टोटल उपनिषद हमारे हैं। ठीक है, तो हर वेदों के लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, उपनिषद। और टोटल कितने हमारे, 108, जो कि हमें बताते हैं कि कैसे हमें भक्ति से जुड़ा रहना है, कैसे हमें भक्ति करनी है, और कैसे हमें भक्ति से जुड़ा रहना है, ये बताते हैं हम। ठीक है, उपनिषद। और आपको पता है कि ये हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आप क्या जानते हो, कि ऋग्वेद हमारा सबसे, मैं आप यहाँ लिखता हूँ, सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में जो भी आपके हाइम्स दिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, श्लोक, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे, श्लोक। तो जो श्लोक मिलते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10 मंडल में डिवाइड है। मंडल का मतलब क्या हो गया, 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो 10 चैप्टर के अंदर 1028 हाइम्स देखने को मिलते हैं, श्लोक, इसमें ऋग्वेद में। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स क्या होता है। इतने सारे हाइम्स है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे हाइम्स हो, उसको कलेक्शन को क्या कहेंगे, समिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी, समिति नहीं कहा गया,
वेट, क्या कहते हैं इसको? संहिता नहीं है ये, संहिता है। ठीक है, संहिता कहते हैं किसको? कलेक्शन ऑफ हाइम्स को। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या थे, अर्लीस्ट है आपके, सबसे पहले थे। और आप जो देखते हो कि गायत्री मंत्र जो है हमारा, वो भी हमने कहाँ से लिए? ऋग्वेद से। अगर आपसे पूछ लिया कि 10 मंडल में से कौन से मंडल से उठाया है, तो आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या कहोगे? मंडल नंबर 3। तो थर्ड मंडल से हमने गायत्री मंत्र को अडॉप्ट किया है। और अगर आपसे पूछे कि ये ऋग्वेद है आपका, तो इस ऋग्वेद को पढ़ा करते थे पहले के टाइम पे, जो भी ये हाइम्स हैं आपके, हिम्स हैं, श्लोक हैं, इनको पढ़ा करता थे पहले के टाइम पे जो भी, उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? होत्री। तो उसे होत्री कहा जाता था, जो भी ऋग्वेद पढ़ता था। ठीक है, जो ऋग्वेद पढ़ता था उसे क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ठीक है, पंडित टाइप हो गया आपका। और 10वें मंडल में क्या लिखा है? वर्ण सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैं आपको ये बता ही देता हूँ। ठीक है, 10वें मंडल में ना एक चीज है आपकी, जिसको कहते हैं पुरुष, अ, पुरुष सुक्ता। ठीक है, पुरुष सुक्ता। उसमें लिखा हुआ है कि जो ये आपका, हमारी 4 कास्ट है ना, 4 कास्ट है हमारी जो, इन चारों कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है? एक सेकेंड। इन चारों कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है आपका, ये बताया जाता है किसमें? पुरुष शुक्ता के अंदर। जो हमारी पहली कास्ट है कौन सी? ब्राह्मण्स ले लेते हैं हम पहली। ब्राह्मण्स कहा जाता है कि ये ब्राह्मण जो है, जो भी हमारी 4 कास्ट है, वो सब कहाँ से निकली है? ब्रह्मदेव के शरीर से निकली है। जो हमारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मदेव, उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उनके शरीर के अंग से निकले हैं ये, क्या? सारी कास्ट। तो ब्राह्मण्स कहाँ से निकले हैं? माउथ से, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो आप क्या कहोगे? ये कहाँ से निकले हैं? ये आर्म्स से निकले हैं। आर्म्स मतलब बाहें। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि थाई से, थाई से, तो आप क्या कहोगे? वैश्य। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि लास्ट कौन सी बची हमारी? शूद्र, तो ये कहाँ से निकले हैं? फीट्स। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है आपका कि जो पुरुषोत्तम में 10वें मंडल में है, ये 10th मंडल में है, कि जो ये हमारा, क्या कहते हैं, जो हमारी 4 कास्ट हैं, इन सबका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ब्रह्मदेव के शरीर से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मदेव के शरीर से ये निकले हैं। ब्रह्मदेव के शरीर से, माउथ से ब्रह्मांड निकले हैं, आपके ब्राह्मण निकले हैं। क्षत्रिय आम से निकले हैं, थाई से वैश्य, और शूद्र फीट से निकले हैं आपके। ये बात आपको याद रखनी है, ऋग्वेद के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय यहाँ पे कौन कौन से आपके भगवानों की पूजा की जाती थी? तो इंद्र देव, अग्नि देव, विष्णु, और आपका विष्णु के बाद कौन है? आपका वरुण। ठीक है, तो डाइटिस्ट है आपके सब यहाँ पे, जिनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र हमने कहाँ से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पढ़ता है ऋग्वेद को उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो सामवेद के बारे में आपको क्या याद रखना है? सामवेद क्या है? हमारी ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। ठीक है, इसे बुक ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं आपका। जो भी यहाँ पे हाइम्स मिलेंगे आपको, जो भी मिलेगा वो सब म्यूजिक की फॉर्म में मिलेगा, राइम्स की उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट म्यूजिक बुक है आपकी ये। इसको कहीं ना कहीं फादर ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं, कहीं ना कहीं इसको फादर ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, इसको सामवेद को। यहीं से हमारा क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी किसकी? म्यूजिक की। और जो इस हाइम्स को पढ़ता है सामवेद के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उदका।
उसे कहते हैं उद्गात। ये बात आपको याद रखनी है। और पूछे आपसे कि दो उपनिषद हैं हमारे इंपॉर्टेंट। दो उपनिषद इंपॉर्टेंट है हमारे इसके अंदर, कौन कौन से? छंदोग्य उपनिषद और दूसरा केन उपनिषद। ठीक है। छंदोग्य और केन उपनिषद हमारे इंपॉर्टेंट उपनिषद है किसके अंदर? सामवेद के। ये बात आपको याद रखनी है। और जो भी यहाँ बातें लिखी हैं वो सब इसमें लिखी हैं एक राइम की फॉर्म में, एक म्यूजिक की फॉर्म में, या फिर एक मेलोडी की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम कैसे बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य हैं, ऐसे गाते हैं। लेकिन हम सामवेद में कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ऐसे करते हैं ना। यही है आपका मेलेडी, यही है आपका राइम। चैंटिंग में गाना है आपको एक। तो वो हमें सामवेद ने सिखाया है आपका। ठीक है। तो ये फादर ऑफ म्यूजिक है। यहाँ पे जो भी हाइट्स मिलेंगे आपको वो म्यूजिक की फॉर्म में मिलेंगे। बुक ऑफ म्यूजिक है। दो इंपॉर्टेंट ओपनिशन यहाँ पे चंडोगे और केन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछे ना कि लॉर्ड, ये पूछा गया था लॉर्ड सोम के बारे में, सोमदेव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइन्थ मंडल में लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। नाइन्थ मंडल में लिखा हुआ है, जिसको लॉर्ड ऑफ प्लांट्स कहा जाता था। यस, प्लांट्स। ठीक है। पेड़ पौधों के पिता जिसको कहा जाता है सोमदेव, उनको उनके बारे में नाइन्थ मंडल में लिखा हुआ है। ठीक है। यजुर्वेद के बारे में आपको क्या देखना है कि क्या? तो यजुर्वेद आपका क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ, मैं आपको बताता हूँ एक ही चीज शॉर्ट में। शॉर्ट में आपको याद रखना है क्या? इट्स अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इसका मंत्र, कलेक्शन ऑफ मंत्रस, रिचुअल एंड सेक्रीफाइस। जैसे आप देखते हैं ना कि पंडित जी आते हैं, वो स्वाहा करते हैं, स्वाहा। तो स्वाहा से पहले वो क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं ना। तो मंत्रस के बारे में जो भी आपके मंत्र है, रिचुअल्स है, वो कैसे क्या करना है, वो सब यजुर्वेद में आपका लिखा हुआ है। इसको बुक ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये पूछा गया था एग्जाम में। क्या पूछा गया था कि जो इसके हाइम्स को पढ़ता है यजुर्वेद को, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? अध्वर्यु। अध्वर्यु जो कि यजुर्वेद के हाइम्स को पढ़ता है। ठीक है। सबके अलग अलग हैं आपके, ऋग्वेद के अलग होंगे, सामवेद के अलग और यजुर्वेद के अलग। और आपसे पूछ सकता है कि सबसे कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद बताइए इसके अंदर। इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं हमारे इसके अंदर? तो पहला आप लिख सकते हो, जो कि सबसे पुराना भी है, बृहद्रंका। ठीक है। जो कि ओल्डेस्ट भी है, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है ये आपका। यूपी मतलब उपनिषद है। ठीक है। और आप एक लिख सकते हो था। ठीक है, कथा उपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेतन की स्टोरी है आपकी। ठीक है। नचिकेता एक संत के बेटे थे, तो यमराज और उसकी स्टोरी है उसमें लिखा हुआ है, हमें इतना डीप में नहीं जाना। बस ये पता होना चाहिए कि कथा और बृहद्रंक इनके इंपॉर्टेंट उपनिषद है। ओल्डेस्ट उपनिषद आपका कौन सा है? बृहद्रंक का। इसमें इलेक्शंस ऑफ मंत्र, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, यजुर्वेद, जो कि हमारा थर्ड नंबर का क्या है? वेद है। इसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है? अथर्ववेद, जिसको बास्केट ऑफ सुपरस्टिशंस कहा जाता है, मतलब कि अंधविश्वास से भरा हुआ। जिसमें कि आपकी बात करती है किस बारे में? मैजिक, मैजिक फॉर्मूले के बारे में बात की जाती है यहाँ पे, है ना। स्पिरिट एंड डिजीज के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। लिखा भी नीचे यहाँ दिख गया है, स्पिरिट और डिजीज के बारे में, मैजिक के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, जादू टोना के बारे में, टोटके के बारे में, ये सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और जो इसको पढ़ता था, इसके हाइम्स को, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे कि इसके भी बताइए कुछ इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि इस अथर्ववेद को हमने 20 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा हुआ है।
उसे क्या कहते हैं, 20 खंड में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, 20 खंड में इसको डिवाइड करा हुआ, किसको, अथर्ववेद को। ये याद रखना, पूछे इंपॉर्टेंट उपनिषद पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। उपनिषद हमें पता है क्या होता है, हर वेदों के लास्ट में लिखे होते हैं, कैसे आपको भक्ति मार्ग को अपनाना है, कैसे आपने इसको फॉलो करना है। एक है आपका मंडूका उपनिषद, और दूसरा है आपका ये तो था एक मंडूका और एक महा उपनिषद। आप देखते हो ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, मंडूका से लिया। ये क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में बन चुका है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, मंडूका उपनिषद से किया है, जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वेदों को समझने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग वेदांग होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, मैं यहाँ बता ही देता हूँ आपको अलग से। यहाँ पे पहले, इससे पहले ये देख लो, तो ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस, जो कि वेदों को पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। अगर वेदों को, अगर पूछे आपसे कोई क्या, वेदांग्स क्या होते हैं, वेदांग्स, वेदांग्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टूल है, टूल टू अंडरस्टैंड, क्या, वेद, वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टूल है वेदांग, जिससे आप उसको समझ सकते हो। पूछे गए थे कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, पहला कौन सा है, शिक्षा। ठीक है, पहला क्या है आपका, शिक्षा। दूसरा आपका क्या है, कल्प। दूसरा क्या है आपका, कल्प। तीसरा क्या है आपका, निरुक्ता। अगला क्या है आपका, चंडा। अगला क्या है आपका, व्याकरण। और एक क्या है आपका, सिंपल ज्योति। ये सब टूल्स होते हैं जिससे हम वेदों को बहुत इजीली और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। क्या होते हैं ये, वेदांग्स होते हैं। ये पूछे जाए तो आपको पता है 6 टाइप्स के हैं, टूल टू अंडरस्टैंड वेदास। आपको नाम भी याद उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। और अंकित, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या, फॉरेस्ट के बारे में, कि यहाँ पे फॉरेस्ट में आपको जाके क्या करना, रिचुअल्स और सेक्रीफाइस करने होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, लिविंग इन जंगल्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था ना आपको, वो चीज है ये। उपनिषद आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि ये हर वेदों के लास्ट में होते थे, भक्ति मार्ग को कैसे अपनाना है। ये पूछ सकता है कि वेदांता, वेदांता भी कहा जाता है किसको, उपनिषद को। ठीक है, दूसरा नाम है। टोटल हमारे, मैंने बताया आपको, 108 है। और ओल्डेस्ट मैंने अभी आपको लिखवाया था, ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा, अभी लिखवाया मैंने आपको, जो किसमें है आपका, यजुर्वेद के अंदर है, बृहदिरंका। ठीक है ना, तो वो आपका सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, जो कि हमें बताते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएशन के बारे में, नेचर के बारे में, कि लाइफ की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लाइट, और जीवन जीने का एक सही तरीका, राइट वे ऑफ लिविंग, उपनिषद। ठीक है, जो काफी हेल्प करते हैं हमें भक्ति के अंदर, कैसे हमें जुड़े रहना है। ठीक है। और ये पूछ सकता है आपसे कि पॉलिटिकल लाइफ क्या थी अर्ली वैदिक एज की, तो सभा, समिति और विधात। जैसे आपको पता है हमारे संविधान के अंदर भी 3 लेयर्स हैं, किसकी, एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इनका काम क्या होता है, लॉ को बनाना है ना। इनका काम क्या होता था, एजुकेटिव का काम लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी, इस लॉ में कोई इशू ना आए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करना। वैसे ही जो कॉमन पीपल होते थे आपका, वो काम करते रहे एज ए लेजिस्लेटिव, जिसको समिति कहा जाता था। ठीक है। और विधात, जो कि इम्प्लीमेंट करवाते थे। ठीक है। और सभा, जो कि जो किंग होता था उसके काफी नियरेस्ट लोग होते थे, और वो ऐसा जुडिशरी वर्क करते थे। ठीक है। तो 3 पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो लेजिस्लेटिव में कौन काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। आज से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि लेजिस्लेटिव में आपका पार्लियामेंट आ गया है ना, जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आप यहाँ से लिंक भी कर सकते हो। तो ये पॉलिटिकल लाइफ थी, समिति, सभा और विधान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाजनपदास का ही आएगा, राष्ट्रस का ही आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है।
बाकी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि धर्म के बारे में कुछ पूछ सकता है कि लोग जो उस पहले के समय लोग क्या करते थे, अर्थ, फायर, रेन, थंडर, इन सब की पूजा किया करते थे। नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरल भगवान है आपके, उन सब की पूजा किया करते थे। ठीक है। जैसे कि अग्नि मतलब फायर, वायु मतलब विंड, पृथ्वी अर्थ, वरुण रेन, इंद्र मतलब थंडर। और कोई टेम्पल, कोई ऐसा आइडल वर्शिप हमें देखने को नहीं मिलता, सब नेचुरल था आपका। ठीक है, सब नेचर से जुड़ा हुआ था, तो इन सब की यहाँ पे पूजा की जाती थी। लेकिन ये अर्ली के अंदर है। मैं देखा था स्टार्टिंग में दो फेज थे, तो लेटर में आते आते क्या हो जाएगा, ये सब अपनी इंपॉर्टेंस को खो देंगे और नए नए जन्म लेंगे। जैसे ये देखा लेटर वैदिक एज में क्या है, जो अग्निदेव और इंद्र, पीछे देखा आपने, ये पूछ सकता है आपसे कि इंद्रदेव के कितने हाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में तो आप कहोगे 250 हाइम्स हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है। और अग्नि के 200 हाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में, तो पूछ सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी आफ्टर अर्ली के बाद लेटर वैदिक एज में अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया था, और यहाँ पे नए आपके आए थे। क्या क्या, प्रजापति का यहाँ पे उत्पन्न हुआ था आपका, जो कि इसे कहा जाता था क्रिएटर। ठीक है। द प्रोटेक्टर, जो कि सबको प्रोटेक्ट करते थे, विष्णु। और रुद्र, जो कि द डिस्ट्रॉयर। तो ये आपके प्रोमिनेंट रूलर बन गए थे, प्रोमिनेंट धर्म भगवान बन गए थे इसके लेटर वैदिक एज के। लेकिन हमने पढ़ा अर्ली में तो नेचुरल थे आपके। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के बाद आप कह सकते हो कि एक ना कहीं राइज हुआ था किसका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म कैसे हुआ, जैनिज्म, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो वैदिक एज था हमारा, जैसे हमने पढ़ा था इंडस वैली में, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये क्या थी, पैट्रियार्कल, मतलब यहाँ पे पिता जो थे, फादर, वो हेड हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक यूनिट थी ना सोसाइटी की, या तो फैमिली है या उसको ग्रामन कहा जाता था। ठीक है। और जो हेड ऑफ द फैमिली का, उसे ग्रामपति भी कहा जाता था और ग्राम भी कहा जाता था। ठीक है। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा मतलब पिता को कहा जाता था, क्योंकि सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल, मतलब ये फादर वॉज द हेड। इससे पहले हमने देखा था इंडस वैली, उसमें क्या था, वो मैट्रियार्कल थी, मतलब वहां पे माता जी हेड थी। ठीक है। और यहाँ पे आपको चाइल्ड मैरिज और प्रैक्टिस ऑफ सती देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी। ठीक है। और अगर अब मैं आपसे ऐसे ही बताऊं तो याद रखना कि अर्ली वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज में आपको जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो काफी अच्छी दिखती है। हर चीज में उनको पार्टिसिपेट करने का राइट्स था, वो हर चीज में इन्वॉल्व हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आपका अर्ली से लेटर आएगा, तो हालात बिल्कुल चेंज हो गए। यहाँ पे फीमेल से सब राइट्स छीन लिए गए और उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। अर्ली वैदिक एज में क्या था कि जो फीमेल चाहे वो अनमेरिड भी रह सकती है। जैसे कि ना, अगर कोई फीमेल अनमेरिड रहना चाहे तो वो रह सकती है। उसे क्या कहते थे, अमाजू। उसे अमाजू कहा जाता था। जो फीमेल हमेशा कुंवारी रहेगी, है ना, कभी शादी से नहीं करी। अगर पूछे सबसे सेक्रेड एनिमल कौन सा था, सबसे पवित्र, तो आप क्या कहोगे, काऊ था, गाय थी। इसको अघन्य कहा जाता था। अघन्य मतलब जिसको आप नहीं मार सकते कभी भी, अनकिलेबल एनिमल। ठीक है। क्यों, क्योंकि गाय क्या थी, एक सोर्स ऑफ वेल्थ थी, आपकी कमाई का एक जरिया थी। क्योंकि अर्ली के अंदर ना, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था आपका, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था, वो एनिमल हस्बेंड्री था। एनिमल हस्बेंड्री था। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपका क्या था, वो एग्रीकल्चर था। क्या था वो, एग्रीकल्चर। लेकिन हम पढ़ेंगे लेटर तो ये क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी बन जाएगा, जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी बन जाएगा। लेकिन अर्ली में प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था और सेकेंडरी आपका एग्रीकल्चर था। लेकिन लेटर में एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। सेक्रेड एनिमल आपकी ये थी। और सेक्रेड, सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र, पवित्र नदी, पवित्र एनिमल। तो वो कौन सी थी आपकी, सरस्वती। ठीक है। और एनिमल आपको पता है, काउ। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे डाउरी जैसे वर्ड तो नहीं लिखे हैं,
हाँ, लेकिन लिखा है कि गिफ्ट्स दिए जाते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था वहातु। उसे वहातु कहा जाता था। डाउरी जैसे वर्ड यहाँ नहीं लिखे हैं अर्ली वैदिक एज के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये तो हम डिसाइड देख ही चुके हैं वर्ण सिस्टम के बारे में, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में, कि ये 10वें मंडल में लिखे हैं कि ब्रह्मदेव के शरीर से ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और ये भी हमने देख लिया। एग्रीकल्चर ही बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कैटल, मतलब एनिमल हस्बेंड्री। और जो ट्रेड होता था वो आपका बार्टर सिस्टम, मतलब एक के बदले एक, मतलब कि जो मेरे पास नहीं है वो आप मुझसे ले लो, जो आपके पास नहीं है वो मैं आपसे ले लेता, तो मतलब आदान प्रदान समान का। समान के बदले समान, ठीक है, चीज के बदले चीज। ठीक है। और लेकिन देखा गया था कि जो अगर कोई लार्ज ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए गोल्ड का इस्तेमाल भी करने लगे थे लोग, जिसको निष्का कहा जाता था। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था फॉर अ लार्ज ट्रांजैक्शन, ये बात आपको याद है। ठीक है। कारपेंट्री भी यहाँ पे की जाती थी, जो कि एक मेन प्रोफेशन बन चुका था यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों को नॉलेज आना स्टार्ट हो गई थी किसकी? यूज ऑफ आयरन की। ठीक है। और इन्होंने उसकी हेल्प से कल्टीवेशन करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन ये हमारा मेन लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर आपका ऑक्यूपेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अर्ली के अंदर मेन ऑक्यूपेशन आपका क्या है? कैटल, मतलब एनिमल हस्बेंड्री। और लेटर में आपका मेन क्या बनेगा? उल्टा हो जाएगा, मेन आपका क्या बनेगा? एग्रीकल्चर। और लेट सेकेंडरी क्या बन जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी आप इसको भी पढ़ सकते हो कि इन्होंने लेट वैदिक एज में क्या, मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप होने लगा, कल्टीवेशन यहाँ पे होने लगा। एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि मेन आपका ऑक्यूपेशन बन गया। ये लोग बार्ले, राइस, वीट, इन सब की व्यापार करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे आपका। ठीक है, ये बात याद रखना। कॉइन्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। निष्का तो पीछे देखा हमने, ये ना निष्का तो गोल्ड था आपका। हमें सतमाना और कृष्णलाला जैसे भी और भी कॉइन्स देखने को यहाँ पे मिले। ठीक है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइक क्या, लेदर, मेटल, ये सब भी आपको देखने को मिलता है कि इसमें लेटर वैदिक एज के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। तो वैदिक एज से जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो उस कंटेंट को हमने पढ़ा है आज अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगे, कुछ भी इशू आए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे साथ साथ, और आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है और रिवाइज करना है। जय हिंद एवरीवन।